एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ आकिब सिद्दीकी। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के फिजिक्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेक्चर नंबर 1। तो स्टूडेंट्स, हम लोग अभी तक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को कंप्लीट कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, अभी तक हमने ये पढ़ा कि हमारे पास अगर कोई कंडक्टर है जिसमें आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, कोई कंडक्टर में अगर आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है। जैसे जिसको पहचानते कैसे हैं, राइट हैंड थंब रूल से उसका डायरेक्शन पता करते हैं। तो ऐसे क्या होगा, जिधर उंगलियां नेचुरली मुड़ रही हैं दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और इधर बाहर निकल रही हैं तो दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो स्टूडेंट्स, ये चीज़ तो प्रूफ हो चुकी थी। उसके बाद एक ग्रेट साइंटिस्ट आए, माइकल फैराडे। उन्होंने ये सोचा कि जब इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, बात को समझिए कि जब इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक करंट बनाया जा सकता है? उसके लिए इन्होंने एक सेटअप तैयार किया विच वाज लाइक दिस। इन्होंने एक कॉइल लिया, एक सर्कुलर कॉइल लिया। कॉइल में इन्होंने एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गैल्वेनोमीटर बेसिकली करंट को मेजर करता है, लेकिन बहुत स्मॉल मैग्नीट्यूड के करंट को मेजर करता है। इसीलिए इसको मोस्टली हम लोग सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है या नहीं, या उसकी डायरेक्शन क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये जानने के लिए यूज़ करते हैं। तो गैल्वेनोमीटर का यहाँ पे क्या काम है, अगर सर्किट में थोड़ा सा भी करंट होगा किसी भी डायरेक्शन में तो ये डायरेक्शन अपने हिसाब से बता देगा, डिफ्लेक्ट होकर। ऐसे सेंटर पे होता है ये नल पॉइंट, जिसको हम लोग डीसी सर्किट्स और मेजरमेंट्स में अच्छे से पढ़ चुके हैं। ये नॉर्मली ऐसे होगा, अगर करंट फ्लो किया तो ऐसे हो जाएगा, करंट का डायरेक्शन बदला तो ये दूसरी तरफ फ्लिप कर जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग समझिए, उनका सेटअप कुछ ऐसा था, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, एक मैग्नेट लिया। ऐसे मैग्नेट आप बेहतर जानते हैं, उसमें दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। मैग्नेट को इन्होंने कॉइल के हर तरफ से गुजार के देखा। जैसे ये कॉइल है, ये मैग्नेट, ये मैग्नेट, ये मैग्नेट, ये मैग्नेट, हर तरफ से मैग्नेट फेंक के देखा। आखिरी में इरिटेट हो गए, उन्होंने फेंका तो मैग्नेट क्या हुआ, इत्तेफाक से कॉइल के बीच से पार हो गया। तो बीच से पार हो गया तो इन्होंने देखा कि यार यहाँ पे तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ रहा है। और गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन का मतलब है कि मैग्नेट के कॉइल के बीच से पास होने की वजह से करंट फ्लो हुआ। क्योंकि अदर जैसे ये कॉइल है, हर तरफ से पार कराया, कहीं से कोई डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिला, लेकिन जब गुस्से में फेंका तो वो कॉइल के बीच से निकल गया। कॉइल के बीच से जब निकल गया तो क्या मतलब हुआ, गैल्वेनोमीटर में क्या दिखा हमको, डिफ्लेक्शन दिखा। डिफ्लेक्शन मतलब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन का मतलब है कि यस, करंट फ्लो होने लगा सर्किट में। अब देखो, इंसान है, इंसान के अंदर होती है क्यूरियोसिटी। वो केवल इसी जानकारी, इसी इंफॉर्मेशन तक सीमित नहीं रहे, यहां तक नहीं रुके कि चलो भैया मैग्नेट मूव कर रहा है तो करंट मिल रहा है। इन्होंने अपनी एनालिसिस और आगे बढ़ाई। इन्होंने ये देखा कि जब मैग्नेट कॉइल के बीच से गुजर रहा है तो गैल्वेनोमीटर का डायरेक्शन इधर है, और जब मैग्नेट को ये खींच रहे थे वापस तो गैल्वेनोमीटर का डायरेक्शन भी उल्टा हो गया। अब इनको मजा आ गई, अब ये और एनालिसिस करना स्टार्ट करने लगे। जब मैग्नेट के अंदर जा रहा था तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन ऐसे राइट साइड में, और जब मैग्नेट बाहर आ रहा था तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड में। क्या मतलब हुआ कि जब मैग्नेट अंदर जाएगा तो डायरेक्शन ऑफ करंट एक कुछ और होगा, और जब बाहर आएगा तो जस्ट उसी का उल्टा हो जाएगा। अच्छा, इन्होंने एनालिसिस अपनी जब और आगे बढ़ाई तो क्या हुआ, इन्होंने कहा कि यार एक काम करते हैं, मैग्नेट को रोक देते हैं, कॉइल को आगे पीछे करते हैं मैग्नेट के। तो देखा इन्होंने, एग्जैक्टली वही रिजल्ट मिले। वही रिजल्ट कैसे कि ये मैग्नेट ऐसे रखा है, कॉइल को मैग्नेट के पास खिसका के लाए। जब खिसका के लाए तो इधर डिफ्लेक्शन, और जब दूर ले गए तो उसी के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन। तो इन्होंने यहां से ये अंदाजा लगाया, ये मतलब अंदाजा क्या लगाया, एग्जैक्टली बताया कि जब भी मैग्नेट मूव करे या कॉइल मूव करे, दोनों में से कोई भी, whenever there is a relative motion between the magnet and the coil, relative motion का मतलब होता है दोनों में से कोई भी चीज अगर मूव कर रही है एक दूसरे के अराउंड, तो वहां पे क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी, और सर्किट क्लोज है तो उसमें क्या मिल जाएगा, एक करंट मिल जाएगा। ये एनालिसिस हो गई, इसको हम लिखवा देंगे अभी। तो फैराडे ने फर्स्ट लॉ में क्या कहा, फर्स्ट लॉ में फैराडे ने कहा कि whenever there is
a relative motion between magnet and coil and EMF is induced. एक EMF क्या हो जाएगी, इंड्यूस हो जाएगी. रिलेटिव मोशन मतलब कॉयल, मैग्नेट रख के कॉयल को आगे पीछे करो या कॉयल रख के मैग्नेट को आगे पीछे करो, दोनों ही सिचुएशन में एक EMF डेवलप हो जाएगी सर्किट में और एक करंट दौड़ जाएगा अगर सर्किट क्लोज है तो. ये था. इन्होंने फिर कहा कि जो भी EMF डेवलप हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के. याद रखिएगा, रेट का मतलब होता है एनी पैरामीटर दैट इज डिवाइडेड बाय टाइम. रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का मतलब होता है कि एक डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम में कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही हैं. जैसे अगर हम यहाँ फील्ड लाइंस बनाएं तो बेसिक आइडिया हम लोगों ने बचपन से पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने भी ऑब्वियसली पढ़ा होगा कि मैग्नेट के बाहर मैग्नेट की फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ जा रही होती हैं. ठीक है, मैग्नेट के बाहर क्या होता है, फील्ड लाइंस का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ हो जाती है. ठीक है, और मैग्नेट के अंदर क्या होता है, साउथ टू नॉर्थ होती हैं. तो जब ये इमेजिन करो कि ये ऐसे गुजरेगा जब कॉयल से, तो ये जो कॉयल है, मान लो अभी यहाँ पे लगा रख दिया हमने, मान लो यहाँ पे रख दिया नॉर्थ साउथ, ये फील्ड लाइंस है, ये फील्ड लाइंस है, ये कॉयल से कट होंगी तो कॉयल के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन टच हो रही है वही मैग्नेटिक फ्लक्स है. वो जैसे से आगे बढ़ेगा वो क्या होती जाएंगे, कट होंगी फील्ड लाइंस कॉइल्स में, और कॉइल्स के अराउंड कॉइल्स में टच होने वाली फील्ड क्या होंगी, बार बार बदलेंगी मतलब चेंज होगा, मतलब फ्लक्स में चेंज होगा. फ्लक्स क्या है, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को क्या बोलते हैं, फ्लक्स. जब ये गुजरेगा तो इमेजिन करो ये कटेगा, बार बार इस कॉइल के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी. अब इसी चेंज की वजह से क्या हो रहा है, एक EMF इंड्यूस हो रही है, मतलब एक वोल्टेज डेवलप हो रहा है सर्किट में. और वोल्टेज वेन एवर गेट अ क्लोज्ड पाथ, एक करंट हमेशा वहां पे फ्लो कर जाता है. वेन एवर द सर्किट इज क्लोज एंड देयर इज अ वोल्टेज सोर्स, द करंट विल ऑलवेज बी ऑब्टेन्ड ओवर देयर. तो EMF क्या बताया कि जितनी तेजी से आपका ये फ्लक्स चेंज होगा, मतलब ये नहीं कि एकदम धीरे धीरे ले जाओगे तो कम करंट मिलेगा, लेकिन जब ये तेज से पार कराओगे, तेज से खींचोगे इसको, तो क्या होगा, आपका EMF भी ज़्यादा मिलेगी. धीरे धीरे मूव कराओगे तब भी फ्लक्स चेंज होगा, तेज तेज मूव कराओगे तब भी फ्लक्स चेंज होगा, लेकिन जितनी तेज इसको मूव कराओगे कॉइल के अंदर से, उतनी ही तेजी से यहाँ पे उतनी ही ज़्यादा EMF बनेगी. तभी तो कहा है ना कि जितना कम टाइम लगेगा EMF उतनी ही ज़्यादा मिलेगी आपको. जब भी प्रोपोर्शनैलिटी हटती है एक कांस्टेंट आता है, एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड एज, यहाँ पे क्या कहा गया है, याद रखिएगा. यहाँ पे इस कांस्टेंट की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली देखी गई है कि 1 होती है. तो यहाँ से ये पता चल गया कि EMF कितना होता है, डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी. ठीक, अब देखो ये थोड़ा सा आगे बढ़ गए भाई साहब. इन्होंने एक चीज ऑब्जर्व करी कि जब ये मैग्नेट कॉइल के अंदर जा रहा था, इसका एक छोटा सा डायग्राम हम बना लेते हैं अलग से. जब ये कॉइल, ये गैल्वेनोमीटर है, जब ये मैग्नेट कॉइल के अंदर जा रहा था तो ऐसा नहीं है कि इट वाज दिस कॉइल वाज अलाउइंग द मैग्नेट टू मूव इनसाइड इट फ्रीली. कुछ एक रुकावट सी फील हो रही थी. जैसे हम मान लो इस बोर्ड, ये बोर्ड स्मूथ है काफ़ी हद तक, लेकिन हम फिर भी इसको हाथ को आगे खिसकाएंगे तो स्मूथनेस तो फील होगी, साथ ही साथ एक हल्की सी रफनेस भी फील होगी. कोई चीज़ ऐसा लगेगा रोक रही है, जिसको हम लोग यहाँ की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन है. उसी तरह से जब ये कॉइल के अंदर जा रहा था तो कुछ रुकावट सी फील हो रही थी. तो साउथ पोल को रोकने वाला क्या हो सकता है, साउथ पोल, क्योंकि सेम तरह के पोल क्या करते हैं, एक दूसरे को रेपेल करते हैं. तो जब साउथ पोल के जाने में हल्की सी जो रुकावट फील हो रही थी, दैट वाज ड्यू टू द इमेजिनरी साउथ पोल. यहां पे इमेजिनरी तौर पे क्या मान लिया कि साउथ पोल यहां डेवलप हो रहा होगा. अच्छा, इन्होंने कहा हो सकता है भाई साउथ पोल के आने से एलर्जी हो, तो इन्होंने कहा ठीक है हम दूर जा रहे हैं. अब जब ये दूर जाने लगे तब भी इनको रुकावट फील हुई. अब साउथ पोल को कौन रोक सकता है अगर दूर जा रहा है तो, कोई खींचने वाली चीज. तो साउथ पोल को कौन खींचा होगा, यहाँ पे इमेजिनरी क्या डेवलप हुआ होगा, यहाँ पे इमेजिनरी नॉर्थ पोल डेवलप हुआ होगा, तभी तो दूर जाने से रोक रहा, खींच रहा उसको अपने तरफ. तो इन्होंने सोचा फैराडे ने कि हो सकता है साउथ पोल से इनकी ना बनती हो, नॉर्थ पोल के साथ यही चीज करके देखते हैं. तो फिर इन्होंने क्या किया, सेम एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया. साउथ इधर कर दिया, साउथ को कहा तुम दूर रहो, तुम्हें लगता है तुमसे इसको एलर्जी हो गई है. वही कॉइल थोड़ा छोटा बना दिए. अब जब नॉर्थ पोल को इसके करीब ले गए तब भी इनको रुकावट फील हुई. तो मतलब नॉर्थ पोल को कौन रोक सकता है भाई,
नॉर्थ पोल को नॉर्थ ही रोक सकता है। रोकने के लिए क्या चाहिए? रिपल्सिव पावर। तो नॉर्थ पोल को कौन रोकेगा? नॉर्थ। तो इन्होंने कहा चलो भैया दूर चलते हैं। दूर चले तब भी रुकावट फील हुई, तो यहाँ पे क्या डेवलप हुआ होगा? साउथ पोल। तो एक बात यहाँ से नतीजा निकल के आया, जिसको फैराडे सेकंड लॉ या लेंज लॉ भी कहते हैं, कि जो भी ईएमएफ इंड्यूस हो रही है इसमें, ये अपने ही कॉज को अपोज कर रही है। समझिए बात को। द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज अपोजिंग इट्स कॉज। अपनी वजह को, जिस वजह से वो डेवलप हो रही है, उसी को वो अपोज कर रही है। क्योंकि मैग्नेट के अंदर जाने से ईएमएफ डेवलप हो रही थी, तो इसने साउथ पोल इमेजिनरी तौर पे बना के उसको रोकना चाहा। अब मैग्नेट को जब दूर ले गए तो साउथ पोल दूर जाएगा, तो उसको खींचने के लिए उसको खींच भी रही है। मतलब इसको किसी तरह से चैन नहीं है, हर हालत में ये अपोज कर रही है। आप लोग के फ्रेंड सर्किल में भी कुछ ऐसे फ्रेंड होते होंगे, आप अच्छा करोगे तो भी वो अपोज करेंगे, बुरा करोगे तो भी वो अपोज करेंगे। तो ये जो इंड्यूस ईएमएफ है वो आपकी फ्रेंड की तरह है। मतलब कि आप जैसा भी करो, आप जो भी करोगे उसका जस्ट वो अपोजिट करेगी। तो यहां पे एक लाइन जुड़ जाती है जिसको सेकंड लॉ भी कहते हैं, कि द इंड्यूस्ड ईएमएफ, सेकंड लॉ, द इंड्यूस्ड या द ईएमएफ इंड्यूस्ड अपोजेज इट्स कॉज ऑफ जनरेशन, अपोजेज इट्स कॉज ऑफ जनरेशन। जिस वजह से वो जनरेट हुई है वो उसको अपोज कर रही है। ठीक है, जैसे यहां पे इसीलिए ये अपोज कर रही है ईएमएफ अपने ही कॉज को। तो कोई अपोजिंग चीज को फिजिक्स में क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। तो यहां पे हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? माइनस। यहां पे भी माइनस, और यहां पे भी क्या हो जाएगा? आपका माइनस हो जाएगा। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? अब देखिए कि हमारे पास जो डायरेक्ट फॉर्मूला बना, ये एक्सपेरिमेंट उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको हम लोग रफ कर देते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास ईएमएफ का फॉर्मूला आया, E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा। थोड़ा सा बोर्ड अभी गीला है तो एक सूखे कपड़े से इसको पोंछ लेते हैं अच्छे से। ओके, हमारे पास क्या फॉर्मूला आया कि ईएमएफ क्या थी? निगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, अब एक बात समझिए कि अगर मान लो फॉर n टर्न्स ऑफ द कॉइल, ये तो सिंगल कॉइल है, एक सिंगल कॉइल है कॉपर का या कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल का, उसके अंदर से मैग्नेट गुजर रहा है, तो इस हिसाब से ईएमएफ डेवलप होगी। अगर मान लो n नंबर ऑफ कॉइल्स हैं, ऐसे मान लो n नंबर ऑफ कॉइल्स हैं, कॉइल्स में टर्न कितने हैं? n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो ईएमएफ कितना हो जाएगा भाई? माइनस n टाइम्स डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी। अब देखो हमारा, अगर मान लो कि हमारा डेल्टा टी क्या हो जाए? जीरो की तरफ जाने लगे, क्या कहें कि t इज टेंडिंग टू जीरो की तरफ जाने लगे, t इज टेंडिंग टू जीरो। तो टेंडिंग टू जीरो का मतलब होता है कि जीरो के एग्जैक्टली बराबर ना हो के बहुत ज्यादा ही जीरो के करीब हो। तो हमारा ये तो आपका ये क्या है? आपका एवरेज ईएमएफ है, याद रखिएगा, एवरेज ईएमएफ है। तो जब t जीरो की तरफ जाएगा तो ईएमएफ क्या हो जाएगी? इंस्टैंटेनियस ईएमएफ। ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो कि एक तरह का वोल्टेज होता है। ठीक, तो E बराबर हमारा क्या मिल जाएगा? माइनस n टाइम्स डी फाई बी अपॉन डी टी। या कह सकते हैं अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ की बात करें तो नेगेटिव साइन हट जाएगा, ये हो जाएगा एन डी अपॉन डी टी ऑफ फाई, या डी फाई बी अपॉन डी टी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एन डी अपॉन डी टी ऑफ फाई बी। मान लो अगर हमारा n बराबर 1 है, n का कोई जिक्र नहीं कर रहा, तो इसको क्या मानेंगे? 1। तो हमारा ईएमएफ कितना आएगा? d अपॉन डी टी ऑफ क्या करेंगे? फाई बी। इतना उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहां पे एक बात समझ में आ गई, इसे फिलहाल नोट करें आप लोग। अब यहां पे आप लोग देखिए कि आपको ईएमएफ पता है,
तो सर्किट में करंट कितना फ्लो होता है, पढ़ा होगा ना आप लोगों ने। I इज इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो I इज इक्वल टू, यहाँ वोल्टेज क्या ले रहे हैं, EMF, मतलब मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब होता है नेगेटिव वैल्यू को नेगलेक्ट कर देना। तो मॉडुलस ऑफ ई कितना आया है, ये आया है, ये मान लो। अच्छा, अगर डेल्टा में करना चाहोगे तब भी मॉडुलस ऑफ ई अगर डेल्टा में करना चाहोगे तो क्या आएगा जरा बताइए, ये तो आएगा ना, एन डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी। तो आई इज इक्वल टू ई बाई आर। तो यहाँ पे सब डेल्टा वाला ही डेटा लेके चलेंगे, ठीक है। तो आई बराबर ई कितना है, जैसे देखें क्या आएगा, एन डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी, और ई बाई ये तो हमने ई लिख दिया डिवाइड बाई आर, तो यहीं पे आर डिवाइड कर दो, क्या हर्ज है। अब अगर आपसे पूछे कितना चार्ज फ्लो हुआ है, अगर हम चार्ज की बात करें, चार्ज इसको क्या बोलेंगे, डेल्टा क्यू। तो अगर आप याद करें तो आई बराबर क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ना, क्यू बाई टी होता है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी होगा। एवरेज करंट कितना होगा यहाँ पे, ये होगा। तो डेल्टा क्यू कितना आएगा, आई टाइम्स डेल्टा टी। तो अब आई टाइम्स डेल्टा टी, और आई आपको पता है कितना है, तो डेल्टा क्यू कितना आ जाएगा, आई की वैल्यू यहाँ से उठाएंगे कितना आएगा, एन अपॉन आर डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी। ये तो आपकी किसकी वैल्यू हो गई, करंट की वैल्यू हो गई। क्यू इज इक्वल टू आई टी होता है ना, तो यहाँ पे डेल्टा क्यू बराबर आई डेल्टा टी, तो आई की वैल्यू रख दिया, डेल्टा टी एज इट इज लिख दो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डेल्टा टी से डेल्टा टी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो टोटल चार्ज में कितना चेंज आएगा, एन अपॉन आर और डेल्टा फाई बी। ये बात याद रखिएगा आप लोग, ठीक। इसे जल्दी से आप लोग नोट कर लें।